दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट और सेक्सुअल रिलेशनशिप पर। सवाल पूछा है रानिया ने मुझसे यूट्यूब पर कि जो नार्सिसिस्ट है वो उसकी कोई सीक्रेट सेकंड वाइफ है या सीक्रेट सेकंड अफेयर है, और जो उसकी पहली बीवी है वो उसके साथ किसी भी किस्म का जिनसी ताल्लुक कायम नहीं करता। रानिया मुझसे पूछ रही हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप का यानी कि सेक्स का नार्सिसिस्ट इंसान के साथ क्या लेना देना है, क्यों वो ऐसा करता है। देखिए, सबसे पहले तो हम नार्सिसिस्ट के दिमाग को समझेंगे कि उसका दिमाग चलता कैसे है। और जिस तरह से एक नार्सिसिस्ट का दिमाग चलता है उससे आपकी सेल्फ इस्टीम, आपकी खुद तौकीरी और आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको नुकसान कैसे पहुंचता है। रानिया इस पहले पार्ट पर जो वीडियो का है उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि आपके शौहर के, अगर तो वो आपके शौहर हैं, और उनके रवैये ने आपको कितना डैमेज किया है, आपको ये भी जानने को मिलेगा। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कर्मा पर कि नार्सिसिस्ट और उसकी जो गर्लफ्रेंड है या जो उसकी वो दूसरी बीवी है उनको कर्मा कैसे मिलेगा, और आप जो इतना इंतज़ार कर रहे हैं उस इंसान को कर्मा मिलने का, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट का दिमाग कैसे चलता है और सेक्स को वो किस तरह से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है आपको पनिश करने के लिए, आपकी सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आपसे कि जो नार्सिसिस्ट होता है ना, जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वो एक रोबोट है। नार्सिसिस्ट जब भी किसी इंसान के साथ जिनसी ताल्लुक बनाते हैं वो कभी भी उस ताल्लुक को फील नहीं कर सकते, वो कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट इंसान के लिए हर चीज़ दिखावा है, हर चीज़ वैलिडेशन का ज़रिया है, इम्प्रेस करना है, कंट्रोल करना है। तो क्या करते हैं नार्सिसिस्ट? वो सेक्स को इस्तेमाल करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। कैसे? अब जो नार्सिसिस्ट बंदा है, जब वो आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा वो अपना बेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो परफॉर्मेंस है, वो उसका लव बॉम्बिंग का स्टेज होता है जब वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है, मुतासिर करना चाहता है। और आप जब मुतासिर होते हैं तो आपको मुतासिर होता देखकर, आपको उसके कंट्रोल में आता देखकर उससे अच्छा फील होता है। अब चूंकि नार्सिसिस्ट को तो सप्लाई चाहिए, आप उसकी पहली बीवी हैं तो आप उसकी पहली सप्लाई हैं, लेकिन कुछ अरसे आपको लव बॉम्बिंग करके, आपको इम्प्रेस करके अब उसको मज़ा नहीं आ रहा, चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। अब नार्सिसिस्ट की कोई दूसरी सीक्रेट बीवी है या अफेयर है, अब उसकी सारी तवज्जो वहाँ चली जाएगी। और चूंकि नार्सिसिस्ट बहुत ही लेज़ी लोग होते हैं, ये सिर्फ तभी कुछ करते हैं जब इनको वैलिडेशन मिले या चार लोग देख रहे हो या कोई इम्प्रेस हो रहा हो। ये अकेले में जेन्युइनली कोई काम नहीं कर सकते, ये कंसिस्टेंट भी नहीं होते, लेज़ी होते हैं। और यही वजह है कि दूसरों के गले काट कर, उनकी टांगें काट कर, उनको धोखा देकर, उनको फरेब देकर, उनको उनके साथ फ्रॉड करके ये आगे बढ़ते हैं। ये कभी भी अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकते। तभी मैंने आपसे कहा ना कि सारे ना सही लेकिन ज़्यादातर हाई अचीवर्स नार्सिसिस्ट होते हैं। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप की। दोबारा से टॉपिक पर आते हैं, बीच में भटक गई मैं। अब चूंकि नार्सिसिस्ट के लिए ये कंट्रोल करने का ज़रिया है, उसने आपको लव बॉम्बिंग के फेस का कर दिया आदि, आपको बड़ा इम्प्रेस किया उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप में। लेकिन चूंकि अब आप में उसको कोई इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है, आप पुरानी हो गई हैं, उसे कोई और मिल गया है, नई सप्लाई मिल गई है जिसको उसने अभी इम्प्रेस करना है। तो अब जो लव बॉम्बिंग है वो चली जाएगी उस नई सप्लाई की तरफ। अब आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ ये हो रहा है कि जब एकदम से नार्सिसिस्ट ने आपके साथ जिनसी ताल्लुक बनाना बंद कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है, आप परेशान हो गए कि क्या हो गया है। आप शक व शुबहात में चले गए कि कहीं मुझ में कोई कमी है, कहीं मैं क्या वैसी डिज़ायरेबल नहीं रही, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है। अब आपने अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया।
आपकी सेल्फ इस्टीम हर्ट हो रही है, आपकी खुद तौकीरी हर्ट हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन गिरता जा रहा है क्योंकि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। और ख़वातीन के लिए ज़रूरी होता है अच्छा फील करने के लिए, उनकी कमज़ोरी है डिज़ायरेबल फील करना, कि वो डिज़ायरेबल हैं। और अब दिन ब दिन आपकी सेल्फ इस्टीम ख़त्म होती जा रही है, आपका कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिलता जा रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कमी आप में है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि नार्सिसिस्ट जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसका दिमाग ही ऐसे चलता है। वो जब किसी नई सप्लाई के पास जाता है तो वहाँ पर इतनी एनर्जी देता है, उसको इतना इम्प्रेस करता है कि उसमें एनर्जी होती ही नहीं आपके लिए। और मैंने कहा ना कि नार्सिसिस्ट सिर्फ वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर वैलिडेशन हो, जहाँ पर नयापन हो। आपसे वो वैलिडेशन नहीं मिल रही, आपको खुश करके उसे कुछ नहीं मिल रहा। आप इम्प्रेस हो भी जाएं तो मज़ा नहीं आ रहा, किसी और को इम्प्रेस करना है, किसी और के साथ जो है ना वो बेहतरीन किस्म का लव बॉम्बिंग वाला काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रानिया, अगर आपके साथ ये सब हो चुका है तो सबसे पहले तो आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो काफ़ी मुतासिर हुई होगी। तो यहाँ पर आपको अपने आप को समझाना होगा कि आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई ख़राबी नहीं है, आप बहुत बेहतर हैं। चूँकि उसका दिमाग ही ऐसे काम करता है, वो है ही ऐसा, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर है तो उसकी शख्सियत ही ऐसी है। उसका दिमाग ऑटो पायलट पर है, वो कोई रात में बैठकर स्कीमें नहीं बनाता, स्कीम्स नहीं बनाता, कोई आपके खिलाफ चालें नहीं चलता कि अब उसने क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको गैसलाइट करना है, आपके साथ ये करना है, दूसरी के साथ वो करना है। नहीं, उसका ब्रेन ऑटो पायलट पर है, ये उसका मिजाज है, ये उसकी शख्सियत है, ये उसकी पर्सनैलिटी है और वो ऐसा ही होगा। तो जो भी नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो सेक्स को इस्तेमाल करते हैं वेपन की तरह, आपको तोड़ने के लिए, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। और इसी सेक्स को वो इस्तेमाल करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको अपना दीवाना बनाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। लव बॉम्बिंग। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप करें तो सबसे पहले आपको यही गौर करना है कि आपकी सेल्फ इस्टीम को नार्सिसिस्ट ने कितना नुकसान पहुंचाया, कितना डैमेज किया है, और आपको फिर उसे रिपेयर करना है, आपको उसे हील करना है। जो अब्यूज़ आपने सहा उसके बाद आपकी हीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो डिनाई क्यों करता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी सेकंड वाली के पास जा रही है, दूसरी वाली के पास जा रही है, और आपके लिए उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। और यही हाल एक दिन उस दूसरी औरत का भी होगा। अगर तो आपके हस्बैंड वाकई में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं तो यही हाल दूसरी का भी होने वाला है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। और अगर ये हाल नहीं भी हो ना, फ़र्ज़ करें, तो जो लव बॉम्बिंग वाला फेज़ है ना, वो नार्सिसिस्ट हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा उसके साथ। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, वो बहुत दुखी रहेगी। तो अगर नार्सिसिस्ट उसे छोड़कर नहीं भी जाएगा ना, तो वो अपने फैसले पर बहुत पछताएगी कि ये मैंने क्या किया, ये आदमी तो फेक है, ये तो बस चार्म है, बाहर से सब कुछ दिखता है, ये तो लव बॉम्बिंग थी, इसके अलावा तो ये बंदा किसी काम का ही नहीं है, तो लेज़ी है, इनकंसिस्टेंट है, डिसकनेक्टेड है, एम्पैथी नहीं है इसमें, लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है। अक्सर लोग किसी नार्सिसिस्ट मर्द के साथ अफेयर करके अपनी अच्छी भली शादी का बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट उन्हें सेक्सुअल एक्सपीरियंस देता है वो इतना इंटेंस होता है, वो इतना अनरियलिस्टिक होता है, इतना गैर हकीकत पसंदाना होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इस किस्म की चीज़ें नहीं लेकर चल सकते ना, कि फिर उन्हें अपने शौहर बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते, उन्हें अपने शौहर पसंद नहीं आते उस एक्सपीरियंस की वजह से। क्योंकि ऐसा एक केस मैं पहले डील कर चुकी हूँ, एक लेडी जिनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 2 बच्चे, शौहर, क्योंकि जिस नार्सिसिस्ट के साथ उनका जिनसी ताल्लुक़ था वो जो उसको लव बॉम्बिंग करता था, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी और वैसे भी टेक्स्ट वगैरह पे भी, उस लव बॉम्बिंग की वजह से उसे अपना शौहर और भी बुरा लगने लगा। और फिर अंजाम क्या हुआ? अंजाम यही हुआ कि नार्सिसिस्ट तो पता है ना आपको, लव बॉम्बिंग, फिर डी वैल्यू, फिर डिस्कार्ड, लेकिन उस लड़की की तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। जो बिट्रेयल, जो इनफिडिलिटी, बेवफाई उस शौहर ने बर्दाश्त की, जो बच्चे उस ट्रॉमा से गुजरे, उसका क्या? तो याद रखिएगा कि नार्सिसिस्टिक औरत हो या नार्सिसिस्टिक मर्द हो, दोनों ही आपको बहुत इंटेंस किस्म का सेक्सुअल एक्सपीरियंस दे सकते हैं,
और वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, क्योंकि वो इतना इंटेंस डोपामीन रिलीज़ करेगा किसी भी कोकेन हेरोइन की तरह, नशे की तरह, कि आप तरस जाएंगे उस एक्सपीरियंस को सारी ज़िंदगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। और उसी एक्सपीरियंस के लिए आप उस नार्सिसिस्ट के साथ ट्रॉमा बॉन्डेड हो सकते हैं, और उसी एक्सपीरियंस के लिए आप उस नार्सिसिस्ट की हर नाजायज़ बात बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखा करें, और जो भी आपकी लस्ट है, जो भी आपके, अगर अपनी शादी में आपका जिनसी ताल्लुक़ बेहतर नहीं है तो उस पर बात की जा सकती है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की जा सकती है, काउंसलिंग ली जा सकती है, कंसल्टेशन ली जा सकती है। लेकिन अफेयर कर लेना अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उस नार्सिसिस्ट की बातों में आना, फिर बाद में बहुत ही तकलीफ़ होती है। लेकिन जो शादी करके फंस गए हैं नार्सिसिस्ट के साथ, उनके लिए तो मैं बस एम्पैथी ही शो कर सकती हूँ, और उनके साथ जो हुआ यकीनन बहुत बुरा हुआ। फिर आगे रानिया कहती हैं कि उन्हें कर्मा कैसे मिलेगा, और वो उन्हें बहुत ना शिद्दत के साथ वो चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो उन्हें तड़पता देखें, जलील व ख्वार होता देखें। रानिया, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, और मैं आपके गुस्से की कदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जिस तकलीफ़ से आप गुजरी हैं बेशक वो बहुत ज़्यादा है, वो उससे बयान नहीं किया जा सकता। और ये जो आपका गुस्सा है, जो आपका एंगर है, ये जायज़ है, इसको दबने मत दीजिएगा, उसे फील करें, उसे प्रोसेस करें। और जो 9 साल आपके बर्बाद हो गए, जो ह्यूमिलिएशन, जो गैस लाइटिंग, जो माइंड गेम्स, जो कुछ भी आपने सहा, उस सबको हील करें। आपको बहुत सारा ग्रीव करना है। आपने अपनी ज़िंदगी के 9 साल गवा दिए, कितने मौके, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ गवा दी, क्या कुछ गवा दिया। शादी का इतना बुरा एक्सपीरियंस आपके दिमाग ने लिया, और वो हमेशा आपके साथ चिपका रहेगा वो एक्सपीरियंस। तो आपको बहुत सारा ग्रीव करना है। अपनी साइकोलॉजिस्ट से कहिए, अपने थेरेपिस्ट से कहिए कि वो आपको ग्रीव करवाएं, वो 9 साल जो आपके ज़ाया हुए। और ये जो एंगर है आपके अंदर, इसको फील करें, और कुछ टाइम लगेगा आपको, आपके ज़ख्म ताज़ा हैं, बिल्कुल है। और आपको जो भी थॉट्स आती हैं उनके बारे में, चाहे वो जितनी भी नेगेटिव हों, उन्हें दबाएं मत, उन थॉट्स को आने दें, उन इमोशंस को फील करें। रोना आता है तो प्लीज़ रोएं, ग्रीव करें कि आपके साथ गलत हुआ, आपने खो दिया, आपने बहुत कुछ खो दिया। और वो इंसान जिसके साथ आपने 9 साल गुजारे, चाहे वो नार्सिसिस्टिक था, कुछ भी था तो आपका शौहर, एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन तो बना होगा उससे। तो आपको उस कनेक्शन, उस बॉन्ड को भी ग्रीव करना होगा, उसको भी आपने प्रोसेस करना होगा। आपको बात करनी होगी इसके बारे में। आपको वो माइंड गेम्स, वो जो कुछ भी आपकी सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुंचाए, आपको उससे हील करना होगा। नार्सिसिस्ट और उसकी वो सेकंड वाइफ, या जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उनको उनका कर्मा कब मिलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। और अगर उन्हें उनका कर्मा मिल भी जाए ना, रानिया फ़र्ज़ करें कि नार्सिसिस्ट और उसकी बीवी रोड पर आ गए और जहन्नुम वासिल हो गए, फ़र्ज़ करें, और आपको मालूम हुआ, ख़बर आई आप तक कि हाँ भाई बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ, ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं दोनों, तो आपको पता है क्या होगा? आपको खुशी होगी, थोड़ी देर के लिए इमोशन आएगा, खुशी का, प्लेजर का, शॉर्ट एंड फ्राइडे आएगा आपको कि हाँ यार जो मेरे साथ किया अच्छा है, इसको भी थोड़ा दर्द का एहसास तो हो। लेकिन वो थोड़ी देर की जो खुशी है ना, वो जो इमोशन है, वो जो कर्मा से आपको मिलेगा, वो आपके उन 9 सालों की भरपाई नहीं कर सकता। वो ह्यूमिलिएशन, वो तकलीफ़ जो आपने सही ना रानिया, वो छोटा सा इमोशन कुछ भी नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, आप फिर अपने मसलों में आ जाएंगी। तो असल जो गेम है, असल जो हीलिंग है, वो है बहुत स्लोली, ग्रेजुअली अपने आप को इजाज़त देना, अपने आप को इतना टाइम, स्पेस, सेल्फ केयर, प्यार देना, अपने इमोशंस को ऑनर करना, उन्हें फील करना, और बहुत ही ग्रेजुअली इस ट्रॉमा से बाहर निकलना, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना, और जो दर्द सहा है पहले उसे प्रोसेस करें, और फिर ज़िंदगी में कुछ तो आपको करना ही होगा ना, तो फिर आप उस पर फोकस करें। और आपका जो मेन गोल है वो है इनडिफरेंट हो जाना। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये पूरा एक प्रोसेस है, एकदम से ऐसा नहीं होगा। आपको एंगर है, आपको गुस्सा है, आपके साथ गलत हुआ है, वो कोई भी चीज़ आपने दबानी नहीं है। हर इमोशन जो आपके अंदर आ रहा है वो डिज़र्व करता है फील होना, एक्नॉलेज होना। आप बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली, सॉलिट्यूड में, थेरेपी के ज़रिए, जो सपोर्ट सिस्टम आपके पास है, अगर आपके वालिदैन, आपकी फैमिली अगर आपके साथ हैं, उनके ज़रिए, उनकी मोहब्बत के ज़रिए आप बहुत ग्रेजुअली हील कर जाएंगी। और मुझे पता है शुरू में आपको हमेशा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा ये जानने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है,
लेकिन कुछ अर्से बाद नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। और हर वो इंसान जो चस्के लेने के लिए, मज़े लेने के लिए, गॉसिप करने के लिए आपके पास आपके साबका शौहर की खबर लेकर आता है या उसकी गर्लफ्रेंड की खबर लेकर आता है, आपने हर उस ज़रिए को ब्लॉक कर देना है। आपने हर उस इंसान से नाता तोड़ देना है जो आपके पास उनकी खबर लेकर आ रहा है। आपने सॉलिट्यूड में जाना है, सॉलिट्यूड में अपने ट्रॉमा को हील करना है। आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपकी फैमिली का, और टाइम लगेगा। ट्रॉमा को हील करना ना लग्जरी है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ को हील करना बहुत ही लग्जरी वाला काम है, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, आपको थेरेपी चाहिए। आपने बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ें, नार्सिसिज्म पर, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पर पढ़ती रहें, रीडिंग करें, जितना लिटरेचर सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकती हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुने, जो आपकी तरह के एक्सपीरियंस से गुजरे, उन्होंने क्या सीखा, क्या देखा, क्या जाना, और उनके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएँ, ताकि आप उनके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएँ और स्लोली ग्रेजुअली हील कर पाएँ। तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर दें जो आपको आकर गॉसिप करते हैं, खबरें देते हैं, खबरें सुनाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी मुझे पता है बदले की आग बहुत है, उस बदले की आग को भी फील करें, और वक्त के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बदले की आग आप भूल जाएंगे। इंसानी जहन है ना, ज़्यादा अरसा कुछ याद नहीं रख सकता, खासकर तब जब इंसान अपनी CBT करता है, अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करता है, अपने इमोशंस को प्रोसेस करता है, तो फिर ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। 15, 20, 25 पता नहीं कितने साल बाद उस नार्सिसिस्ट को, जो आपके हस्बैंड हैं, उन्हें उनका कर्मा मिल सकता है। बिल्कुल, वो जो दूसरी औरत है उनको भी कर्मा मिलेगा, क्योंकि लव बॉम्बिंग वाली फेज से जब वो बाहर निकलेंगी तो हकीकत तो उन पर भी आश्कार होगी। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभार कर्मा मिलने में इतना टाइम लग जाता है ना कि हमारे अंदर वो बदले की आग ही ख़त्म हो जाती है। कर्मा एक ऐसी डिश है, जब वो सर्व होती है तो वो बहुत ठंडी हो चुकी होती है, इसलिए कि ठंडी डिश सर्व हो और फिर आपको पता चले और आप इस इंतज़ार में बैठ जाएं कि पता नहीं इनको कर्मा कब मिलेगा, तो ये बहुत लो लाइफ है। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि विक्टिम वाला बेकार तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। आप मत करें इंतज़ार, इस इंतज़ार में बैठने की ज़रूरत ही नहीं कि उनको उनका कर्मा कब मिलेगा। बस आप अपने पेन को प्रोसेस करें। आपका पेन है, मुझे पता आपको गुस्सा है ना, और कर्मा का प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा ना, 15, 20 साल, 25 साल, कभी कभार तो बहुत अरसा लग जाता है। तो इतनी ठंडी डिश फिर आपके सामने आएगी, आपको खा के मज़ा ही नहीं आएगा, आपकी आग तो ठंडी हो गई होगी। तो कर्मा की जो ठंडी डिश है उसका आप इंतज़ार मत करें, वो खा के आपको मज़ा नहीं आएगा। ठंडे चावल खा के किसी को मज़ा नहीं आता। तो बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। आप विक्टिम नहीं हैं, विक्टिम, ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है ना, हमारे साथ हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस। कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा नहीं होगा या आपके साथ धोखा नहीं होगा। गारंटी तो एक ही बात की है, आपने, मैंने, हम सब ने एक दिन मर जाना है। मौत की गारंटी तो है, वो तो सबको है, सब ने ही मरना है, लेकिन बाकी किसी चीज़ की गारंटी है नहीं। तो ज़िंदगी को एक्सेप्ट करें उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ, उसकी अनसर्टिनिटी के साथ, और गौर करें कि क्यों चूज़ किया उस आदमी को आपके वालिदैन ने। अगर आपकी लव मैरिज थी और आपने उसे खुद पसंद किया है तो गौर करें क्यों किया था, क्या था जो आप नहीं देख सकें, क्या था जिसके सहर में आप आ गईं और उस शहर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। आज 9 साल बाद जब वो शहर टूटा तो आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ खो चुकी थी। तो यहाँ पर आपके लिए भी रिफ्लेक्शन है। नार्सिसिस्ट की तो हम जानते हैं वो है ही ऐसा, उसका दिमाग ही ऐसा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, तभी तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन आपने गौर करना है कि आपके वालिदैन ने क्यों पसंद किया, ऐसा क्या दिखाया था उस इंसान ने, ऐसा क्या शो ऑफ किया था जिसको देखकर आप लोग इम्प्रेस हो गए, या आप इम्प्रेस हुई तो क्यों हुई, क्या था, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। रानिया, ये आपके लिए एक थेरेपी सेशन था, इसे आप एक थेरेपी सेशन समझें और ये सारे क्वेश्चंस लिखें, गौर करें, रिफ्लेक्ट करें, अपने इमोशंस को वैल्यू दें, अपने एंगर को वैल्यू दें, दबाएं मत। एंगर है तो है, दर्द है तो है, जो जैसा है उसे वैसा देखें और अपने ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि ये 9 साल और ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आपको अपने बारे में जानने का भी मौका देगा कि क्यों कोई नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी में आया। और जहाँ तक बात कर्स्ड होने की है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगी ना, और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और चूँकि मैंने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पढ़ा भी है, नार्सिसिस्ट होना ही सबसे बड़ी लानत है। और ये मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बहुत गहरी तहकीक के बाद ये बात कह रही हूँ, क्योंकि नार्सिसिस्ट होना बहुत तकलीफ़देह है। किसी दिन
जो नार्सिसिस्ट की इनर फीलिंग होती है ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मुझे बहुत सी किताबों में पढ़ने को मिली। डॉक्टर रामिनी का चैनल तो है ही। इसके अलावा मेरे क्लाइंट की भी कहानी है। वो नार्सिसिस्ट थे और बाकायदा उन्होंने इस जर्नी को हील किया है, उन्होंने इसको बेहतर किया है, लेकिन उनका जो सफ़र है वो बहुत कठिन है। और वो जिस तरह से बयान करते हैं इस बात को, तो किसी दिन मैं बताऊंगी कि नार्सिसिज्म को हील कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और क्यों नार्सिसिस्ट ठीक नहीं होते। क्योंकि ये सफ़र, ये जर्नी, ये बहुत कठिन जर्नी है और ये किसी भी नार्सिसिस्ट के लिए तय करना आसान नहीं है। इस पर फिर किसी दिन बात होगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन रानिया इसे आप अपने लिए एक सेशन समझिएगा और प्लीज़ रिफ्लेक्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करें लाइफ के कड़वे एक्सपीरियंसेस को, एक्सेप्ट करें उन चैलेंजेस को जो ज़िंदगी हमारी तरफ फेंकती है। हम सब की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं और उन्हें सर करना, उन्हें सक्सेसफुली ओवरकम करना ही हमें एक वाइज, एक अक्लमंद और दानिश्वर इंसान बनाता है, न कि बहुत सारी किताबें पढ़ना। तो ये जो चैलेंज है आपके सामने, इसे ओवरकम करें और मेरी बहुत सी दुआएं और बहुत सी एम्पैथी है आपके लिए। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।